हाय। मैं हूं अपूर्वा शेठ और मैं स्वागत करता हूं आपका द राइट चॉइसेस विद ओरेकल्स ऑफ दलाल स्ट्रीट के एक और नए एपिसोड में। इस शो में हमारा एक ही लक्ष्य है, रियल वर्ल्ड स्टॉक मार्केट हीरोज से एक्शनेबल और इंसाइटफुल स्ट्रेटजीज लेकर आपके सामने प्रस्तुत करें ताकि आप बाजार में सही डिसीजंस ले सकें। फ्रेंड्स, चार्ली मुंगर का ये मानना है कि किसी भी स्टॉक का लॉन्ग टर्म रिटर्न उसकी अर्निंग से ज्यादा नहीं हो सकता। आज के हमारे जो गेस्ट है वो भी कंपनीज की अर्निंग्स को एनालाइज करके कैसे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं ये हमें बताएंगे। हमारे गेस्ट ने बी कंप्यूटर साइंस में किया है और उसके बाद ओमनिसिस और थॉमसन रॉयटर्स जैसी फिनटेक कंपनीज में भी काम किया है। फिलहाल ये संविति कैपिटल के को फाउंडर है और यहाँ पे ये इन्वेस्टमेंट रिसर्च और टेक्नोलॉजी टीम्स को मैनेज करते हैं। इनके मैनेज किए हुए फंड ने अपने बेंचमार्क निफ्टी को 30% से बीट किया है। इन्हें ब्लॉगिंग का भी शौक है और ये मार्केट्स पे 2008 से लिखते आए हैं। तो चलिए स्वागत करते हैं प्रभाकर कुडवा जी का। Prabhakar, welcome to the show. We are pleased to have you here. Thank you, Apurva. Thank you. It's my pleasure. Thanks a lot for giving us your time. आपने हमारे लिए समय निकाल के आज हमारे पास आए हो, हमारे साथ ये बातचीत करने आए हो, तो उसके लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा। और फिलहाल जैसे कि रिजल्ट सीजन खत्म आ रही है तो क्वार्टरली रिजल्ट्स और क्वार्टरली अर्निंग्स पे काफी मीडिया का फोकस रहता है, बहुत सारे लोगों का भी फोकस रहता है। तो कैसे क्वार्टरली रिजल्ट्स स्पेसिफिकली पे ध्यान देकर हम इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ सकते हैं, इसके बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। आप बाजार में कैसे हैं? मुझे पता है कि आप 2008 से मार्केट्स पे ब्लॉगिंग करते आए हो और अपने थॉट्स पब्लिक के सामने रख रहे हो। सो टेल अस अबाउट समथिंग मोर अबाउट योरसेल्फ। Sure, Apurva. So my introduction to markets happened, जब मैं 16 साल का था. I was in my 10th and 11th standard, and during my vacations, I used to visit my uncle who was, who was into the markets. और उनके साथ जो छुट्टियों में, मैं मतलब मेरी स्कूलिंग वगैरह दिल्ली में हुई, बट बेसिकली मैं यहाँ से मैंगलोर साइड से हूँ, कर्नाटका में. तो हम लोग छुट्टियों में दिल्ली से यहाँ पे आते थे और मैं अपने मामा जी के साथ, मतलब हम लोग यहाँ 15-20 दिन रहते थे. तो उस पीरियड में मेरे को पहला चस्का लगा मार्केट्स का, जब मैंने मार्केट्स के बारे में सीखा. और व्हाट अट्रैक्टेड मी टू द मार्केट्स वाज कि यहाँ पे मतलब बाकी जॉब्स को अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये पूरा मेरिटोक्रेसी है. मतलब अगर आप अच्छे हैं, अगर आपके अंदर टैलेंट है, तो आपको परफॉर्म करने से कोई भी नहीं रोक सकता. सो इट्स मतलब एक बोलते हैं कि सिंगल प्लेयर गेम है. इसमें आपको किसी और की जरूरत नहीं है. अगर आपका पास टैलेंट है, आपके पास, अगर आप हार्डवर्क करने को तैयार हो, सीखने को तैयार हो, तो इट्स बिटवीन यू एंड द मार्केट. सो दैट इज व्हाट अट्रैक्टेड मी. फिर भी एज यूजुअल मैंने अपना इंजीनियरिंग किया, बट फिर भी बैक ऑफ द माइंड मार्केट्स ही था मेरे. और मैं उस टाइम भी बहुत मतलब इंटरेस्टेड रहा, मार्केट के बारे में सीखता रहा, फ्रॉम माई 10th 12th टू माई इंजीनियरिंग. इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियर को कोई स्टॉक मार्केट्स में काम देते नहीं है, तो तो मैंने एक टेक्नोलॉजी कंपनी को ज्वाइन किया. उसके बाद रिसेंटली अबाउट 5-6 साल पहले मैंने अपने दो और पार्टनर्स हैं, एक मेरे कजन है और एक और हमारे फैमिली फ्रेंड है, उनके साथ मिलके, वो भी मार्केट वेटरन्स हैं. They have spent even more time than me in the market. They have been in the market since the 80s and 90s. तो उनके साथ मिलके संविति कैपिटल स्टार्ट किया. और it's been 6-7 years now, and we are doing quite well. So that is the journey so far. श्योर। तो इस बीच जो 2015 में आपने संविति कैपिटल शुरू की, उसके पहले आपने ओमनेसिस जो प्लेटफॉर्म था उसके लिए भी काम किया और वहाँ पे आपने प्रोडक्ट्स भी डिज़ाइन किए। तो मुझे पता है कि मैंने ओमनिसिस के काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यूज़ किए और दे वर वेरी गुड ड्यूरिंग दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स में आप वहीं से आए थे, इंट्रोड्यूस हुए थे, लाइक एक जो फॉर्मल पूरा जो तरीका होता है वो ओमनिसिस से शुरू हुआ, तो उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, ओमनेसिस, जैसे मैं बताया कि वन ऑफ द को-फाउंडर्स वाज माय कजिन अतुल. सो ही इज आल्सो वन ऑफ द को-फाउंडर्स ऑफ संविति. हमने साथ में स्टार्ट किया था संविति को.
सो उनको मेरे मार्केट के इंटरेस्ट के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझे बोला, मैं पहले किसी और कंपनी में काम कर रहा था बैंगलोर में, तो उन्होंने बोला कि तुमको मार्केट में इंटरेस्ट है तो तुम क्यों नहीं ओमनासिस ज्वाइन करते हो, क्योंकि हम लोग मार्केट के सॉफ्टवेयर पे ही काम करते हैं। तो वहाँ पे मैंने एज अ बिजनेस एनालिस्ट ज्वाइन किया, और वहाँ पे आई हेल्प्ड इन बिल्डिंग द प्रोडक्ट, स्पेशली ऑन द इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग साइड। सो एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सो ये सब प्रोडक्ट्स हमने बिल्ड किए। सो माय जॉब वाज मोर टू come up with understand the market requirement and come up with a lot of new products and a lot of new features within the Nest, जो Omnisys का flagship product था, जो आज भी बहुत लोग यूज करते हैं, नेस्ट ट्रेडर। और मोस्ट ऑफ द ब्रोकर्स का बैकएंड आज भी Omnisys ही है। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली टेक्नोलॉजी और मार्केट्स और एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, इन सब के बारे में सीखा। और पैरेलली मैं पोस्ट वर्क इन्वेस्टिंग और मार्केट का मेरा मतलब पढ़ना लिखना चालू था। तो क्या हुआ कि विद बोथ ऑफ दीज थिंग्स पुट टुगेदर, my experience both in the markets as well as the technology running the markets, both of which are very key today. All businesses today are technology businesses. तो दोनों का मुझे एक अच्छा synergy मिला, and that is what allowed us to even today in Samviti we use a lot of technology to build a lot of stuff along with the the market knowledge. So all of these things help me have a synergy and utilize into my career. श्योर। तो चलिए अब बात करते हैं अर्निंग्स और क्वार्टरली रिजल्ट्स, जो खास हमारा आज का टॉपिक है। तो उसको यूज़ करके कैसे हम बाज़ार में इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप किसी ट्रेडर को या टेक्निकल एनालिस्ट को पूछोगे कि बाज़ार में कोई स्टॉक का भाव क्यों ऊपर जाता है, तो ही विल से कि जस्ट बिकॉज द डिमांड ऑफ दैट स्टॉक इज़ हायर देन इट्स सप्लाई, प्राइस ऊपर जा रहा है। लेकिन ही इज़ नॉट बॉदर्ड अबाउट द रीजन्स वाई द डिमांड इज़ हायर। सो इन मोस्ट ऑफ द केसेस द रीज़न इज़ के अर्निंग्स या फिर जो चेंज इन अर्निंग्स है वो खास करके बढ़ रही है या एक्सपेक्टेशंस ऑफ अर्निंग्स आर हायर। तो मार्केट्स में अर्निंग्स का बहुत ही ज़्यादा बड़ा रोल होता है किसी भी स्टॉक को ऊपर ले जाने के लिए। तो प्रभाकर जी, मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि एक तो अर्निंग्स तो है ही, लेकिन अर्निंग्स के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि एक स्टॉक प्राइस को ऊपर लेके जाती है। तो कैन यू गिव अस अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स? श्योर। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है, मतलब लोग समझते हैं कि हाँ अर्निंग्स देखते हैं, लेकिन अर्निंग्स जो जिसको फंडामेंटल्स बोलते हैं, जो अर्निंग्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तो लास्ट क्वार्टर में क्या अर्निंग आया था, लास्ट ईयर में क्या आया था, 3 साल पहले क्या आया था, ये सब चीजें मार्केट को ऑलरेडी पता है, और ये सब चीजें ऑलरेडी मार्केट बड़ी जल्दी डिस्काउंट कर लेता है। सो मार्केट में अगर आपको एक सॉर्ट ऑफ प्रिडिक्शन करना है कि क्या हो सकता है फ्यूचर में फॉर एनी गिवन स्टॉक, तो मैं उसको बोलता हूँ कि द परसेप्शन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स, रादर द चेंज इन द परसेप्शन ऑफ द फ्यूचर अर्निंग्स। तो ये जो सेंटेंस है, ये जो फ्रेज है, ये हमको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या मैटर करता है कि क्या इवेंट हुआ है या क्या इवेंट होने वाला है। एवरी इवेंट will change the perception of the earnings of that particular company. So market is bothered more with what is likely to happen in the next 3 or 4 quarters. तो मार्केट का जो पूरा प्राइसिंग मैकेनिज्म है, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, वो एक 3 to 4 क्वार्टर्स जो मूवमेंट आता है मार्केट में, वो पूरे का पूरा मूवमेंट फ्यूचर एक मार्केट एक प्रिडिक्शन करने की कोशिश करता है कि अगले 3-4 क्वार्टर में इस कंपनी की अर्निंग्स का क्या होने वाला है, और उस हिसाब से स्टॉक का प्राइस मूवमेंट होता है। और उसी परसेप्शन पे जो बायर्स होते हैं, जो आपने बोला कि डिमांड और सप्लाई, वो सब इस परसेप्शन पे चलता है कि मुझे कुछ खरीदना है, मैं क्यों खरीदूंगा, अगर मेरा परसेप्शन अच्छा रहेगा उस कंपनी के फ्यूचर के बारे में, तभी खरीदूंगा। और कोई बेचने वाला क्यों बेचेगा, अगर उसको लगेगा कि नहीं, मतलब ये कंपनी परफॉर्म नहीं करने वाली आगे जाके, तो वो इसको मतलब बेचेगा। तो एज एन एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो रिसेंटली फेसबुक के रिजल्ट्स आए ग्लोबल मार्केट्स में। अगर आप रिजल्ट्स देखेंगे तो रिजल्ट्स में कुछ बुराई नहीं थी,
उनका शायद EPS 1.35 कुछ तो किया उनका लास्ट टाइम, मतलब गाइडेंस था, उन्होंने शायद 1.32, सो 3-4 सेंट से ही मिस हुआ EPS, लेकिन स्टॉक 25% गिर गया। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो देखेगा और बोलेगा कि अरे इसमें क्या है, अर्निंग्स तो अच्छे हैं इसके, तो क्यों स्टॉक 25% गिरा, ये सवाल हमें मतलब पूछना चाहिए। तो स्टॉक 25% क्यों इसलिए गिरा क्योंकि फेसबुक ने अपने कॉन कॉल में कहा कि हमारे बिजनेस मॉडल को काफी हेडविंड्स हैं, हमको हर तरफ से कंपटीशन आ रहा है और इससे हमें लगता है कि हमारे फ्यूचर के जो अर्निंग्स हैं वो इतने अच्छे नहीं होने वाले, या इससे जो हमने ग्रोथ प्रेडिक्ट किया था वो नहीं आने वाला। तो इससे क्या हुआ कि जो फ्यूचर परसेप्शन जो मार्केट का बना हुआ था एग्जिस्टिंग, वो इस इवेंट की वजह से ड्रास्टिकली चेंज हो गया, और उस एडजस्टमेंट को करने के लिए फेसबुक का स्टॉक 25% गिर गया। सो एवरी लार्ज मूव इन द मार्केट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय द चेंज इन द परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स। अब कोई भी ले लो, अभी क्या हुआ, सोलारा का स्टॉक कल, सोलारा का अर्निंग्स, ये एक्चुअल अर्निंग्स डिलीवरी खराब हुआ, इसका अर्निंग्स डिलीवरी खराब हुआ, इट वाज सो बैड दैट मार्केट वाज सरप्राइज्ड ऑन द डाउनसाइड। 20% लोअर सर्किट। हाँ, अभी 20% लोअर गिरा, शायद और भी गिरेगा, क्योंकि इट वाज अ बिग बिग सरप्राइज। उसके मैनेजमेंट के टॉप दो जो तो टॉप लोग थे, सीईओ ने रिजाइन कर दिया। तो अब कोई भी इवेंट ले लो, ऑन द पॉजिटिव साइड, अगर आपको लगता है कोई भी एक बड़ा मूव आया है, तो अगर आप वो भी एनालाइज करोगे तो वो मूव आएगा क्योंकि मार्केट, ऐसा कोई इवेंट हुआ है जिसकी वजह से मार्केट का जो अर्निंग्स आउटलुक है उस कंपनी के बारे में वो चेंज हुआ। अभी हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात कर रहे हैं, सो मेनी EV थीम्ड स्टॉक्स आर डूइंग वेल। अर्निंग्स नहीं है, ऑन द पेपर अर्निंग्स नहीं है, बट क्या हो रहा है, मार्केट इज ट्राइंग टू परसीव कि आगे जाके इनके अर्निंग्स आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे किसी को नहीं पता है। अगर अभी तो मार्केट बोल रहा है कि आएंगे, तो परसेप्शन इज दैट द अर्निंग्स विल कम, परसेप्शन ऑफ द अर्निंग्स इज गुड। नाउ मार्केट विल कीप वॉचिंग एवरी क्वार्टर, इट विल कीप वॉचिंग, एंड इट विल आल्सो कीप वॉचिंग फॉर इवेंट्स दैट डिस्प्रूव द मार्केट थीसिस। तो अगर ऐसा कोई इवेंट होता है, आई कांट थिंक ऑफ एनी, बट ऐसा कोई इवेंट्स होता है जिससे लगता है कि नहीं अब तो ईवी खत्म, नहीं चलने वाला ईवी, तो इमीडिएटली द मार्केट विल करेक्ट ऑल ऑफ दी स्टॉक्स। तो जो फंडामेंटल एनालिस्ट है वो लोग तो सोच रहे हैं कि मतलब इसमें तो कुछ भी नहीं है, मतलब क्यों क्यों टेस्ला का स्टॉक इतना ऊपर जा रहा है, या क्यों हमारे वन ऑफ एनी ऑफ दीज लोकल स्टॉक्स आर डूइंग सो वेल, सम ऑफ द ऑटो एंसिलरीज आर डूइंग सो वेल, but that is how market works, we can't fight it. Market always works on a perception of the future, और कोई भी बड़ा मूव आप ले लो मार्केट में, you can always boil it down to a perception कि क्या हो सकता है अगले 3-4 क्वार्टर में, उसके ऊपर ही पूरा मार्केट चलता है। ओके, सो ये हमेशा ही सही तरीका रहेगा कि परसेप्शन पर ही जाए, या फिर एक्चुअल अर्निंग्स है वो भी कोई महत्व रखती है? नहीं, जैसे मैंने बोला कि मतलब सही तरीका है या गलत है, दैट इज डिबेटेबल, क्योंकि जो जैसे मैंने बोला कि फंडामेंटल इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग ऐसे स्टॉक्स कभी बाई नहीं करेंगे, जो 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 टेक्निकल इन्वेस्टर्स होते हैं वो शायद ये बाई करें। तो इट डिपेंड्स ऑन योर स्ट्रैटेजी, व्हाट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजी यू आर एक्चुअली रनिंग, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्चुअल अर्निंग्स ऑलवेज मैटर, एक्चुअल अर्निंग्स अगर नहीं आए हैं तो सूनर और लेटर ये जो सो कॉल्ड बबल है वो बर्स्ट होता ही है, क्योंकि मार्केट का भी एक पेशेंस होता है। मार्केट अगर आप देख लो, मतलब कोई भी एग्जांपल्स ले लो, लेट अस से इवन समथिंग एज बैड एज वक्रंजी और समथिंग, राइट, व्हिच जो जो अर्निंग्स डिलीवरी कर रहा था, ओके, बट जैसे मार्केट को, and many people also knew probably that this company had a history of not so great corporate governance, तो अर्निंग्स तो थे, बट जैसे ही मार्केट को पता चला कि अर्निंग्स फिक्टिशियस है या अर्निंग्स नहीं है, the stock got punished on continuous lower circuit and nobody got an exit. So in that sense, uh, there is no free lunch, so you have to, as an investor, you have to focus on companies where even if you're taking a bet on the future, you have to take into account a few things. Number one is most important probably is the management. अगर आपको किसी कंपनी पे बेट करना है, अगर दो कंपनी के अर्निंग्स बहुत अच्छे आते हैं
और एक कंपनी का मैनेजमेंट का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है और एक और कंपनी है जिसका मैनेजमेंट के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, then you will probably do better off by investing in the one where the management is good and known, rather than going into something which is unknown or has had a shady past. So जहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में आपको डाउट है या उन्होंने कुछ तो घपला किया है पहले, इवन दो अर्निंग्स हैं ऑन द टेबल, वी एज स्मार्ट इन्वेस्टर्स हमको थोड़ा वो डिफरेंशिएट करना पड़ता है कि जस्ट बिकॉज अर्निंग्स आ गए इसका मतलब, सरप्राइज आ गया इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाके उसमें कूद जाओ, क्योंकि ऐसे स्टॉक में क्या होता है कि फॉर अ टाइम बीइंग तो पैसा बनता है, बट बट ऑलवेज आपके मतलब उस सर के ऊपर तलवार लटकती रहती है कि कब क्या होगा। सो ऐसे ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं यहाँ जहाँ पे विदाउट एनी नॉन मैनेजमेंट, स्पेशली इस मार्केट में जहाँ पे इन्वेस्टर्स पैसा लगा रहे हैं, बट अगर आपको इस स्ट्रैटेजी आपको अर्निंग्स के बेसिस पे लगाना है, स्पेशली इफ यू आर एंटिसिपेटिंग समथिंग, मतलब जैसे कि अभी कैपेक्स की बात कर रहे हैं सब लोग, राइट? तो अगर आपको कैपेक्स अगर लगता है कि 2-3 साल में आने वाला है, तो आपको अगर पैसा लगाना है तो आप शायद मैं आई विल टेल व्हाट आई विल डू। सो मैं क्या, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ उतने फास्ट आ नहीं रही है, सो the capex boom is going to hopefully come over the next 2 to 3 years. That is what the market is predicting. So you would rather put your money in a Grindwell or a Carborundum rather than any third rung company. So that is how I would play it. So management का भी एक बहुत important role होता है, company के track record का एक important role होता है। So अगर even if earnings are not there, these things become important. If earnings are being delivered, then you can आप थोड़ा बहुत उसको डिस्काउंट कर सकते हो कि मुझे मैनेजमेंट के बारे में नहीं भी पता है, तो शायद अर्निंग्स आ रहा है, ऑन द पेपर है, कंटिन्यूअसली 1-2 क्वार्टर से परफॉर्मेंस आ रहा है, तो मे बी यू कैन टेक दैट चांस। बट अगर आपके पास अर्निंग्स पेपर पे नहीं है और आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, इट्स बेटर टू स्टिक टू द बेटर मैनेजमेंट। ओके, सो यहाँ पे मैनेजमेंट की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। सो कैन यू शेयर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मेट्रिक टू जज अ मैनेजमेंट? लाइक जनरली जो मैनेजमेंट को जज करने का तरीका है वो काफ़ी सब्जेक्टिव हो जाता है, तो इज देयर अ स्पेसिफिक नंबर और समथिंग विच वन कैन लुक एट विथ एन ऑब्जेक्टिव फ्रेमवर्क? देखिए, जो कंपनीज काफी टाइम से लिस्टेड है, उनके लिए तो सिंपल सिंपल मेट्रिक है, आप जस्ट लुक एट whether that stock has created wealth for the shareholders or not. That is the most simplest metric, over a longer period of time, right? That is one. Second, obviously, is it's very sector dependent. तो आपको देखना पड़ेगा कि मैनेजमेंट का फोकस कितना, one parameter would be the return on equity or the return on capital. So amongst that sector, so generally the good managements will, उनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल और रिटर्न ऑन इक्विटी रहेगा वो नंबर 1 नंबर 2 पे रहेगा। तो अगर आप so one is the wealth creation or second is these return ratios within the sector. So अगर आप commodity में देखते हो तो the return ratios will obviously be very cyclical in nature. So to judge the management, the best metric is the wealth creation, wealth creation for the shareholders. तो अगर आप किसी भी अच्छे कंपनी का चार्ट ओपन करके देखेंगे तो लेफ्ट टू राइट एक डायगोनल, मतलब लेफ्ट टू राइट ऊपर जा रहा होगा। तो बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से टॉप राइट कॉर्नर में जा रहा है या नहीं? जा रहा है। अगर आप वीकली चार्ट या मंथली चार्ट देखोगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू दैट इज द प्रूफ इज इन द पुडिंग, राइट? सो अगर आप देखोगे तो दैट इज द बेस्ट वे टू जज द मैनेजमेंट। बट इफ यू वांट अ fundamental metric, right? So then those metrics are generally in the return ratios. So return ratios within a given sector, अगर number 1 number 2 रहा, तो generally उस sector में you can say that yes, these managements are doing a reasonably good job, So in the amongst the banks or amongst the you will see that in NBFCs, you will see that Bajaj Finance or Chola have the best ROEs compared to many of the other the lower rung. So this ROE ROC metric is very important. So that is one sort of subjective sort of a way to judge the management. Other things are उनके actions. So if you have been in the market for a long time, there are 5-10 साल में ऐसे बहुत इवेंट्स होते हैं जहाँ पे आपको मैनेजमेंट का एक्शन समझ में आता है। सो जनरल जैसे बिरला ग्रुप है, रिलायंस ग्रुप है,
उनका एक परसेप्शन बन गया मार्केट में बिकॉज ऑफ द एक्शंस दैट दे हैव डन इन द पास्ट। तो अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हैं तो आपको एक और वो सॉर्ट ऑफ सॉफ्ट वेरिएबल मिल जाएगा। बट अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आप उनका वेल्थ क्रिएशन जर्नी ओवर अ लॉन्ग टर्म देखिए, या फिर आप ये रिटर्न रेशियोज आरओई आरओसी विद इन द सेक्टर्स देख सकते हैं। सो अभी इसके अलावा जब क्वार्टरली रिजल्ट्स अनाउंस होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें एक साथ आती है। सो जंप इन सेल्स, जंप इन प्रॉफिट्स, जंप इन ईपीएस। सो हाउ डज अ कॉमन रिटेल इन्वेस्टर जिसे बहुत ज़्यादा समझ नहीं है, तो हाउ कैन ही एनालाइज क्वार्टरली रिजल्ट्स ऑफ सो मेनी कंपनीज दैट आर बीइंग अनाउंस्ड? देखिए, अगर आप डिपेंड्स ऑन आपको किस किस सेगमेंट में काम करना है। जैसे वन ऑफ द वेज इज टू सॉर्ट ऑफ डिवाइड दिस बिटवीन लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप्स, राइट। तो जनरली क्या होता है ना, लार्ज कैप्स में उतना अल्फा नहीं मिलता है क्योंकि ये बहुत वेल रिसर्च्ड होते हैं और मार्केट इनको काफी अच्छी तरह से प्राइस कर चुका होता है। क्योंकि अगर आप कोई भी लार्ज कैप लेंगे तो उनका अगले 2-3 साल का अर्निंग्स बहुत सारे एनालिस्ट प्रिडिक्ट कर चुके होंगे। तो जो अल्फा जो है वो अवेलेबल है इन द मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस, क्योंकि मिड एंड स्मॉल कैप स्पेस में उतना कवरेज नहीं होता है बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी रीजंस। लॉट ऑफ these institutions cannot participate there। तो मिड और स्मॉल कैप स्पेस में फोकस करना हमेशा बेटर रहता है इफ यू वांट टू प्ले दिस अर्निंग्स गेम। और जो रिजल्ट्स जब आते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज नो, जैसे आपने बोला कि तीन तीन या चार वेरिएबल होते हैं जो यू कैन फोकस ऑन, राइट। सो वन इज टॉप लाइन ग्रोथ, जिसको आपने सेल्स ग्रोथ बोला, ऑपरेटिंग मार्जिन, और of course the EPS growth and or net profit growth। And now once in 6 months companies also release the cash flow statements। So the cash flow is also a very good indicator of how profitable or how good this earnings number is। So these are the 3 or 4 major things that you can see। The most important in this is obviously the sales number, the top line number। तो बहुत बार क्या होता है कि टॉप लाइन ज्यादा बढ़ती नहीं है बट सिर्फ मार्जिन एक्सपेंशन होने की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं और बहुत सारा हल्ला गुल्ला हो जाता है मार्केट में कि अरे ये हो गया वो हो गया। बट अनलेस सेल्स ग्रोथ अगर अगर नहीं आ रही है देन यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि मार्जिन एक्सपेंशन बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। मार्जिन एक्सपेंशन can happen because of some temporary raw material issues। Margin expansion can happen because of some again some supply issues or some competitor shut down and you were able to sell। So all these are very temporary issues। तो इन सब चीजों में अगर आप जस्ट बिकॉज आपका टॉप लाइन ग्रोथ नहीं आया है और मार्जिन एक्सपेंशन की वजह से प्रॉफिट्स बढ़ गए हैं और वो देख के अगर आप स्टॉक में एंट्री ले लेते हो तो जनरली ये सस्टेनेबल नहीं रहता है। एक्सेप्ट मे बी फॉर द कमोडिटी कंपनीज। कमोडिटी कंपनीज में इफ यू आर एट द बॉटम ऑफ द साइकिल देन सबसे पहले मार्जिन एक्सपेंशन ही होता है, टॉप लाइन उतनी जल्दी बढ़ता नहीं है। सो ये डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि कमोडिटी कंपनी है कि नहीं। अगर कमोडिटी कंपनी नहीं है तो टॉप लाइन ग्रोथ इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ग्रोथ अक्रॉस द सेक्टर आ रही है कि नहीं आ रही है। ग्रोथ अगर आपकी कंपनी समझ लीजिए टेक्सटाइल्स में है तो टेक्सटाइल्स में अगर जस्ट एज एन एग्जांपल, सो केपीआर started giving very good numbers 2-3 quarters back। So for the first time the numbers looked very good। So उस टाइम पे द मार्केट वाज नॉट श्योर कि ये सिर्फ केपीआर की है, मतलब ये वन टाइम है कि ये आगे जाके भी बाकी कंपनीज को भी ये सिर्फ केपीआर को ही बेनिफिट मिला है या बाकियों को भी मिला है। तो जैसे जैसे बाकी रिजल्ट्स आते गए अगर आप जाके स्टडी करेंगे तो उसके बाद वो री रेटिंग चालू हुआ केपीआर का, क्योंकि मार्केट वेट करता है कि ये वन ऑफ है या कंपनी स्पेसिफिक थिंग है या नहीं। अगर अगर आपको दिख रहा है कि अक्रॉस द सेक्टर्स टेक्सटाइल्स में अच्छे नंबर्स आ रहे हैं then you can be even more sure that this is something which is happening happening for sure। and the third important thing that people should keep in mind is कि ये पहला क्वार्टर है अर्निंग सरप्राइज का या दूसरा क्वार्टर है या तीसरा क्वार्टर है, कौन सा क्वार्टर है। so how young is this this surprise। so if it is very young also it's a problem, but so typically the sweet spot is सेकेंड क्वार्टर। फर्स्ट क्वार्टर अगर अच्छा आ गया तो मार्केट उतना विश्वास नहीं करता है, वो समझता है कि देखते हैं क्या होता है। स्पेशली अगर कंपनी मतलब छोटी कंपनी है
तो मार्केट अगर बड़ी कंपनी करेगी तो मार्केट शायद थोड़ा उसको वैल्यू ज्यादा देगा, बट अगर छोटी कंपनी करती है तो फर्स्ट क्वार्टर में कुछ नहीं होता है, सेकेंड उसको क्वार्टर में खाली अगर एक जस्ट अ वन ऑफ के तरीके से मान लेगा। बिल्कुल उसको वन ऑफ मानेगा, या उसको ज्यादा आपको उसमें वहां पे अल्फा नहीं मिलता है, शायद 15-20% ऊपर चला जाएगा, वहां रुक जाएगा। बट अगर सेकेंड क्वार्टर में अच्छा रिजल्ट आया, एंड इफ यू कपल दैट विद अदर पॉइंट्स दैट आई मेड, कि अक्रॉस द सेक्टर ये आ रहा है, और रेवेन्यू टॉप लाइन लेवल पे भी ग्रोथ आ रहा है, उसके साथ मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, व्हेन ऑल ऑफ दीज थिंग्स लाइन अप, you get that very big kind of a move, that big जो बोलते हैं PE re-rating बोलते हैं, तो PE re-rating across the sector होता है, और then you get a very large 100-200% kind of moves. So ये 5-6 पॉइंट्स अगर इन्वेस्टर्स अपने एनालिसिस में देखें तो आई थिंक उनका जो हिट रेट है वो काफी बढ़ जाएगा। श्योर। और जो सेल्स में ग्रोथ की जो आप बात कर रहे हो, तो इज देयर एनी स्पेसिफिक नंबर दैट इन्वेस्टर शुड यूज टू फिल्टर आउट स्टॉक्स? हाँ, सो सेल्स में देखिए दो चीजें हैं, एक तो ईयर ऑन ईयर सेल्स होता है और एक क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स होता है, ये दो चीजें इन्वेस्टर्स देखते हैं जनरली। तो ईयर ऑन ईयर सेल्स हैज टू बी अ रीजनेबली लार्ज नंबर। अगर मतलब 10-15% आ रहा है तो वो तो नॉर्मल कोई भी कंपनी कर रहा है, उसमें कुछ खास सरप्राइज नहीं होता है। बट अगर नंबर इज मोर देन 30%, 30% से ऊपर अगर वो नंबर है, तो यू कैन बी कुछ हो रहा है यहाँ पे, कुछ अलग हो रहा है यहाँ पे। स्पेशली अगर क्या इंपॉर्टेंट है कि कंपनी पहले क्या कर रहा था और अब क्या कर रहा है। अगर पहले वो 10-15% पे ग्रो कर रहा था सेल्स, और सडनली उसका सेल्स 30% पे ग्रो कर रहा है, तो आप यू कैन बी श्योर दैट यहाँ पे कुछ अलग हो रहा है, यहाँ पे आई हैव टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग हियर। वो एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, मार्केट्स लाइक टू सी क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ ऑल्सो। सो अगर ऑब्वियसली क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30-40% नहीं आएगा, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पिछले क्वार्टर से भी मतलब कंसिस्टेंसी ऑफ द ग्रोथ, तो ईयर ऑन ईयर तो आ ही जाता है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप कर रहे हो, मतलब ईयर ऑन ईयर के बाद जब सेकंड क्वार्टर आता है उसमें यू हैव डन बेटर देन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ सरप्राइज, then that really market then really starts believing in that, because it shows you that things are getting better by the quarter. And whether it is the top line, whether it is the margin, if you see expansion quarter on quarter, that is what gets the market really excited. और इन चीज़ों में मैनेजमेंट कमेंट्री का भी काफ़ी रोल हो सकता है। लाइक इफ द मैनेजमेंट इज मीटिंग इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट, और उसमें अगर पॉजिटिव कमेंट्री दे या कुछ एक गाइडेंस दे दे कि व्हाट इज़ द सिनेरियो लाइकली टू बी इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, तो वहाँ से भी कुछ आपको अंदाज़ा मिल सकता है। सो आपका कोई इसमें स्पेसिफिक एक्सपीरियंस रहा है कि मैनेजमेंट कमेंट्री या गाइडेंस में से कुछ निकल के आया हो? नहीं आते, जैसे मैंने इनिशियली बोला था कि देखिए हमें सिर्फ अर्निंग्स देख के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। फाइनली जैसे मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था कि हमें ये प्रोडिक्ट करना है कि अगले 3-4 क्वार्टर में क्या होने वाला है। जो हो गया है वो तो हो गया है, तो मार्केट को भी पता है, बट हमें ये प्रोडिक्ट करना है कि होने क्या वाला है अगले 3-4 क्वार्टर में। सो ये जो अर्निंग्स आए हैं इस क्वार्टर में, दे आर जस्ट गाइड दैट ओके समथिंग न्यू इज हैपनिंग, समथिंग डिफरेंट इज हैपनिंग, सो पे अटेंशन। सो देन यू हैव टू गो बैक एंड फिगर आउट कि हो क्या रहा है, क्या ये सस्टेनेबल है, क्या कितना ग्रोथ आ सकता है फ्यूचर में, what will be the likely EPS by the end of the year, what will be the likely EPS by the end of next year. You need not go beyond that, but अभी आप हम लोग FY22 में, so FY22 में क्या होगा, FY23 में क्या EPS होगा, you have to try to judge that number. और वो नंबर जज करने में एक तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपको हेल्प करेंगे, दूसरा आपको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली जैसे आपने बोला कि मैनेजमेंट कमेंट्री। अगर मैनेजमेंट आके बोल देता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक स्टॉक इज HIL, हैदराबाद इंडस्ट्रीज, gave very good numbers, I think back to back for a couple of quarters, and then I think the price went to 6,500. मैनेजमेंट में कॉन कॉल में बोला कि अगले 2 क्वार्टर्स में थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि सप्लाई साइड इश्यूज है, एंड दैट डिड इट, इवन दो द नंबर्स वर गुड,
the stock started correcting from 6600 to about 4500 or so. So management commentary, again, any data point जो हमको बता सकता है, कुछ हिंट दे सकता है कि आगे 2-3 क्वार्टर में क्या होने वाला है, it is important. So that can come from the newspapers, that can come from the management commentary, that can come from extrapolation of the current earnings, that can come from a competitor's comments. अभी SKF के मैनेजमेंट ने कुछ बोला कैपेक्स के बारे में, so it will not only impact SKF, it will impact Timken also, it will impact Schaeffler also, it will impact all the guys in the sector. So we have to keep our antennas open and keep watching for any such news item which will give us a hint कि ये earnings trajectory कहाँ पे जा रहा है. Okay. So इसमें how do you analyze के earnings actual में genuine है या नहीं है? So are there any red flags to watch out for कि भले ही sales या profits बढ़ा हो लेकिन फिर भी there could be something which would like say कि ये जो हो रहा है शायद आगे continue ना करे. हाँ, जैसे मैंने बोला कि 6 महीने में एक बार वो कैश फ्लो स्टेटमेंट देते हैं. कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन गिव यू अ वेरी गुड insight into how genuine the earnings are, or whether the earnings are actually there, or most of it is stuck in receivables and so on and so forth. So cash flow statement अगर आपका operating cash flow जो है वो आपके EBITDA से मैच होता है मोटा मोटी, तो that is one way to figure out कि बहुत सारी कंपनीज में नंबर्स तो अच्छे आते हैं, बट अगर आप कैश फ्लो जाके देखोगे तो वहां पे बहुत ही मतलब डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है. So that is one red flag that you should avoid. And then second obviously is, मैंने जैसे बोला कि सिर्फ इस कंपनी में हो रहा है कि अक्रॉस द सेक्टर हो रहा है. तो एक आदमी झूठ बोल सकता है, चोरी कर सकता है, पूरा सेक्टर नहीं कर सकता है. So that is why the market waits for the entire sector, or at least the large guys. अगर आप कोई छोटा कंपनी एनालाइज कर रहे हो और उसका अच्छा नंबर आया है और उसी सेक्टर में एक लार्जर प्लेयर ने भी अच्छा नंबर दिया, जैसे अभी L&T ने बोल दिया कि मुझे मतलब उसके नंबर्स अच्छे हैं, बट L&T में क्या होगा, वो कितना ग्रो करेगा, वो मुश्किल से 10-15% ग्रो करेगा. बट अगर उसने बोला है तो क्या होगा, ये जो all of these lower rung infra companies, you will see that they'll start rallying. क्योंकि it has come from a credible source कि यहाँ पे इंफ्रा में तेजी आने वाला है, या उनको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, या बजट का आउटले है, ये है वो है. So something happening across the sector is or something coming from a credible company, a credible management gives you a hint that yes, what's happening here is is for real. And second obviously is the cash flow, and third, like I said, is a bit of experience, right? So like I said, अभी मेरे दिमाग में ऐसे डेटाबेस बन गया है कि मतलब इतने रिजल्ट्स देख के कि कौन सा कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, वो किस टाइप के रिजल्ट्स देते हैं. कुछ कंपनीज का सीजनलिटी होता है, कुछ कंपनीज में सम कंपनीज प्ले अराउंड विद देयर नंबर्स क्योंकि उनका बेस्ट नंबर सिर्फ मार्च में आता है. उनका I mean because all the adjustments, everything happens finally, the best numbers come in March. Some companies so this is something that comes from experience. So if you give me a random company or a small cap or a mid cap and that gives और उसका बहुत अच्छा नंबर आया है, then I will go back and try to do this analysis कि ये मतलब ये is a seasonality है कि नहीं इसमें, और do they have a history of giving such very good numbers for one quarter and then very bad numbers for the immediate next quarter, right? So just to give you an example, if you look at the numbers of Jubilant, Ingravia or Jubilant Industries, they have this tendency of giving very good numbers in one quarter, the market gets excited, अगले quarter में सब खुश. So this part comes from experience and from doing it over and over again. But for a new investors, अगर वो cash flow पे focus करता है और larger companies in that same sector पे focus करता है, that is one good way for him to figure out if the earnings are for real or not. Okay. तो ये थे प्रभाकर जी. इनके साथ हुए इस कॉन्वर्सेशन में हमने बाजार में इनकी जर्नी कैसे शुरू हुई इसके बारे में बात की. इसके बाद हमने कंपनीज की क्वार्टरली अर्निंग्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं इस बारे में भी बात की, और हमने इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट की क्वालिटी को कैसे परखते हैं इस टॉपिक पे भी बात की.
आगे आने वाले एपिसोड में हम और भी ज्यादा विस्तार से इनके साथ बात करेंगे, काफी सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स भी लेंगे ताकि आपको कंपनीज की क्वार्टरली अर्निंग्स को इवेल्युएट करना और भी आसान हो जाए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग एपिसोड्स देख सको। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। If the margins are super high, then that is one hint that it's going to be very difficult to trounce these numbers in the future. So that is the other broad checkpoint that I keep. Other than the time frame of 3 to 4 quarters,